तक पहुंच रही है। आलम, ये जानना चाहते हैं आपसे, आपने खुद सरकारी नौकरी के लिए तैयारी भी की, अभी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस पूरा रहा इसको लेकर? अब मैंने 2010 में बीएससी की थी, सपने भी थे, अच्छे थे, कुछ ना कुछ अलग करेंगे, होटल मैनेजमेंट किया अच्छी जॉब के लिए, और पहुंचा भी एक अच्छी जगह। लेकिन वही गवर्नमेंट वाली बात आ जाती है कि सरकारी क्षेत्र में लगभग जो छोटे स्किल की जॉब है वो बिना सिफारिश के नहीं है। हम्म। ये मैंने देखा भी, मैंने महसूस भी किया, क्योंकि हम बीएससी करके गए और हमें उसी मतलब उसी प्लेटफॉर्म पे हमें रोक के रखा 6 साल। और जो कुछ भी नहीं जानते थे, जिनको बताना पड़ता था कि यहाँ आपको अंगूठा लगाना है, आप यहाँ अंगूठा लगा दीजिए, उनको सैलरी भी अच्छी मिलती थी और वो परमानेंट एम्प्लॉइज थे, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक मतलब पॉलिटिकल फैमिली से आते थे कि भाई हाँ ये अब सरकारी नौकरी उनकी पक्की हो गई है। तो यही चल रहा है सरकार की तरफ से भी कि छोटी नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए तो सिफारिश की जरूरत है। बाकी जो और चीज है, अभी जो स्थिति चल रही है, मैंने भी जॉब छोड़ी थी काफी अच्छी सैलरी पे, लेकिन मुझे दोबारा ज्वाइन करनी पड़ी तो उससे कम सैलरी पे ज्वाइन करनी पड़ी। मजबूरी थी, करना था। अगर वो नहीं करते तो हम इतनी अच्छी फैमिली से नहीं आते कि हम अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लें। जी। अब गवर्नमेंट नए नए पैकेज ला रही है कि भाई आप स्टार्टअप करिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, और होना भी चाहिए। आत्मनिर्भर आदमी वही तो बन सकता है जिसको आगे की गाइडलाइन पता हो। हम्म। लेकिन अगर आगे की किसी को गाइडलाइन नहीं पता है तो वो कैसे करेगा? हम्म। इसके लिए भी तो एक चीज चाहिए ना बताने वाले को, कि भाई आपको ये करना है, आपको वो करना है। अभी जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, तो मैं कहीं भी कोई स्टॉल लगाऊंगा, खाने बनाने का कुछ भी काम करूंगा, तो हो सकता है चल जाए। अगर नहीं चलेगा तो मैं अपनी फाइनेंशियली स्थिति भी खो दूंगा जो मेरे पास है। फिर क्या होगा? अब फिर मुझे जॉब की तलाश होगी। अगर जॉब नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? हम्म। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अपना काम अगर कोई करना भी चाहे तो भी क्या सपोर्ट उस तरह से मिल पाता है? अगर हम लोन्स की भी बात करें, एमएसएमई के लोन की बात करें, तो उसमें भी एक बड़ा प्रोसीजर है, और गारंटी तो उसमें भी चाहिए कि जहाँ सरकार अगर मदद देने का आश्वासन दे भी रही है तो उसके साथ भी बहुत सारी शर्तें हैं जिन्हें हर कोई पूरा नहीं कर पाता। तनु से हम जानते हैं, तनु, हम लोन्स की जहां तक बात करते हैं, बहुत सारे लोग चाहें भी तो भी एक अच्छा बिजनेस, एक लेवल का बिजनेस जिसमें उन्हें अच्छी कमाई हो, ये खोलना आसान नहीं लगता। नहीं गीता जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत स्टेप्स पे होता है, और हर एक स्टेप पे इसका एक अपना एक चैलेंज है। सबसे पहले अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, अगर आप कोई स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं, तो पहले आपको यही उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उसके लिए इतना साहस लाना कि क्या हम ये स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले हम उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हमारे पास अपना है तो हम अपना डाल देंगे, नहीं तो हम लोन लेने जाते हैं, तो लोन लेना भी अपने आप में एक चैलेंज है। लोन लेने जाएंगे, बैंक आपको ऐसे ही तो लोन दे नहीं देगा, वो भी गारंटी मांगेगा, आपके पास कुछ एसेट है वो आपको शो करना पड़ेगा। अब जो आदमी फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो क्या चीज दिखा के लोन लेगा? और तो और अब लोन लेने के लिए भी करप्शन है। ठीक है, सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल दी हैं कि गरीब आदमी लोन ले सकता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत करप्शन है। उसके लिए भी पहले गरीब आदमी को बहुत सारी रिश्वत खिलानी पड़ेगी, तब जाके उसे लोन मिलेगा। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोन मिलेगा तो कब मिलेगा, और जब लोन मिला तब जो हमने अपनी चीजें इकट्ठी करके रखी थी वो हमारे पास अब है या नहीं है तो क्या ठीक हालत में है? तो गरीब आदमी तो दोनों तरफ से मरता है। तो लघु उद्योग जैसे ये एमएसएमई की भी एक साइट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, वहां पे वो उन्होंने बहुत सारी स्कीम स्टार्ट की है जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं। तो लेकिन ये पूरा प्रोसेस अपने आप में बहुत उलझा हुआ है। एक उलझा हुआ सिस्टम, और दूसरा, अगर अब हमारे देश की जिस तरह की पूरी स्थिति है, कृषि पर आधारित है हम, और इतना ज्यादा इंडस्ट्री का जो विकास है वो नहीं हो पाता। अगर बाहर से इंडस्ट्री लाने की बात की भी जा रही है तो भी वो उतने लेवल पर नहीं आती जितना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहती है कि आपकी कंट्री में क्राइम की क्या सिचुएशन है, सिक्योरिटी है या नहीं, कहाँ पर
बिजनेस लगाने के लिए जरूरत है और वहां पर स्किल लेवल उनको मिलेगा या नहीं। अभिषेक, आपसे भी जानना चाहूंगी, जहां तक हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो भारत में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शायद ये वजह है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आने की उम्मीद जब तक होने लगती है तब तक कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि नहीं आ पाती। अब हम कोरोना काल में ही करें, जब चाइना पर दबाव बनाया जा रहा था इंटरनेशनल स्तर पर, तो ये कहा जा रहा था कि अब जितनी भी कंपनीज हैं वो भारत में आएंगी। हालांकि टेस्ला या दूसरी कंपनीज कुछ आई थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लेकिन उतने बड़े लेवल पर जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो नहीं हो पाया और इकोनॉमी अभी भी हमारे माइनस की करीब ही चल रही है। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहला जो इशू आता है वो पॉलिटिकल डिसीजंस की बात करते हैं। जी। हर 5 साल के बाद एक गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और जो पहले गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई होती हैं उसके ऊपर नल एंड वॉइड हो जाता है। कुछ ऐसे पॉलिसीज होती हैं, जैसे अब लाइव एग्जांपल ले लें कि महाराष्ट्र के अंदर में बुलेट ट्रेन के जो हो रही थी कि बातें, जो अहमदाबाद तक के लिए जो जा रही थी, उसके ऊपर अभी जो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने ये कह दिया कि नहीं जी, इसमें ये हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत फ्यूचर की बातें हैं, हम इतना जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर लगा देंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। अब वहाँ जापान इन्वेस्ट कर रहा है, यदि आपको 1% के अकॉर्डिंग लोन दे रहा है, सबसे लो कॉस्ट पे दे रहा है, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहा है, आपको बना के दे रहा है, और एक गवर्नमेंट उसमें पहले वाली 5 साल वाली गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, सारा कुछ फाइनलाइज हो जाता है, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उसको हटा देती है। तो जो बाहर के देश से जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो तो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस को देख रहे हैं ना कि दूसरे कंपनियों के साथ क्या हुआ। बिल्कुल। क्योंकि वो आप अचानक से आज अपना टैक्स जो है उसको बढ़ा देते हैं। आपके जो सिंगल विंडो जो आप बोल रहे हैं वो तो दिखाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हकीकत में सिंगल विंडो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। हाँ, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके और आ भी रही है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और गवर्नमेंट को और प्रयास करना होगा और यहाँ के लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को अपना विल दिखाना पड़ेगा कि देश के नाम पे एक होना होगा। आपस में लड़ते मरते रहो लेकिन देश के नाम पे एक रहो, क्योंकि गाँव में भी ऐसे ही होता है। अरे अपने गांव वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, आपस में लड़ लो लेकिन दूसरे को मत करो। तो सेम चीज यहाँ पे है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है देश हित के लिए बातें करें, आपस में लड़ो, जितना मरना है वो करते रहो, लेकिन जब देश की बात हो, विकास की बात हो तो एक होना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। आज कांग्रेस है तो कांग्रेस अपना नियम बनाएगा, बीजेपी है बीजेपी अपना नियम बनाएगा, तो ऐसे कभी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा जिससे बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो आने वाले हैं उनके लिए अभी जो एप्पल के फैक्ट्रीज के अंदर में हुआ था, जो HR के थ्रू या जो उनके वहां पे वायलेशन हुआ उसके कारण जो कंपनी, उसमें क्या होता है, एक आपका जो उनका जो ट्रस्ट है वो यहाँ ब्रेक हो रहा है कि यार यहाँ पे जो लेबर हैं वही दंगा कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा कौन सा लेबर लॉ है जो वायलेट करने के कारण, क्योंकि बाहर की कंट्री में लेबर लॉ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं कि इनका इतने वेजेस है, इतने आवर्स देने हैं, क्योंकि वहाँ आवरली बेसिस पे पेमेंट होता है। आप 9 आवर वर्क कर रहे हैं, 9 आवर के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट होगा। यहाँ पे वो सारी चीज को बनाना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजों गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेट करना ही पड़ेगा यहाँ पे आगे के लिए, ग्रोथ के लिए। बिल्कुल। तो प्राइवेट में भी अगर हम चाहते हैं कि जॉब इंक्रीज हो तो गाइडलाइंस इस तरह की होनी चाहिए, पॉलिसीज इस तरह की सरकार की होनी चाहिए। लेकिन अब वही वापस हम आते हैं सरकारी नौकरियों या सरकारी जो संस्थाएं हैं उसको क्यों नहीं सरकार डेवलप करती। अगर हम एग्जांपल देखें, सोनिका आपके पास में आना चाहती हूँ, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, अभी कोरोना काल में हमने देखा कि जितना काम हुआ हॉस्पिटल्स में, जो भी कोरोना वॉरियर्स थे हमारे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही इस तरह से सेंटर बनाया गया। प्राइवेट कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप खोल लीजिए, हर गली नुक्कड़ पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम होगा, लेकिन वो सब अपना नर्सिंग होम बंद करके कोरोना लॉकडाउन में सब चले गए और वहां से मदद बहुत कम सरकार को मिली। सबसे ज्यादा जो था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही तैयार किया गया और वही कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे थे। तो जब सरकार सरकारी
हॉस्पिटल्स पर इतना भरोसा कर सकती है, तो उनकी हालत सुधारने में इतनी लापरवाही क्यों होती है? और सरकारी जो संस्थाएं हैं उसी को क्यों नहीं अपग्रेड किया जाता, उसी पर ज्यादा ध्यान देकर पैसा क्यों नहीं लगाया जाता, ताकि सरकारी नौकरियां भी जनरेट हो और एक स्टेबिलिटी आए जॉब्स को लेकर? क्या लगता है सुनकर? देखिए, सरकारी नौकरियों को लेकर पहले तो मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि सरकारी नौकरी मतलब आराम। जो जिसे सरकारी नौकरी मिल गई, सैलरी फिक्स हो जाएगी, उसके साथ पर्क्स फिक्स हो जाएंगे, आपको जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं वो सब लाइफ सेट हो जाएगी बेसिकली। प्राइवेट में आपको काम करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो भाई वो आपको निकाल देंगे वहां से। अब जैसा आपने कभी अभी हॉस्पिटल्स की बात कही, वाकई में कोविड के दौरान हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हुए देखा है। मतलब हर किसी को बेहतरीन इलाज दिया गया है। ऐसा हमेशा हो सकता है, हमेशा किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ क्राइसिस के टाइम पे क्यों गवर्नमेंट इतना सामने आती है? हमारे जो रेलवेज हैं या हमारे जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां पर उतना अच्छे से काम क्यों नहीं होता है, जबकि बहुत अच्छे से हो सकता है। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा सिस्टम है। हमारे पॉलिटिक्स को भी अगर हम देखें तो संसद है, संसद से फिर आपका विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं से नीचे निगम बनाए जाते हैं। मतलब एक पूरा एक सिस्टम तैयार किया गया ताकि हर रूट लेवल तक काम हो सके। भाई एक नीचे पार्षद काम कर रहा है तो उसको देखने के लिए विधायक बनाया, विधायक के ऊपर सांसद बैठाया गया है, और सांसद के ऊपर जो सबसे हायर अथॉरिटी हमारे पीएम और ये सब जो भी काम देखते हैं, केंद्रीय मंत्री वगैरह हो गए। तो पूरा सिस्टम है, लेकिन सिस्टम फेल होता है क्योंकि करप्शन है इसके अंदर। ईमानदारी पिलाई नहीं जा सकती है किसी को, ईमानदारी तो इंसान के अंदर खुद से होती है। तो वही बात है कि ईमानदारी आपको घोट के नहीं दी जा सकती। सब हमारा एक जो हमारा एजुकेशन के थ्रू है, हमारी गाइडेंस जो है, हमें जिस तरीके से सिखाया, पाला बढ़ा किया जाएगा, हम उसी तरीके की मेंटालिटी को लेकर आगे जाएंगे। तो गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर जो एक मेंटालिटी क्रिएट हो गई है कि आराम की नौकरी है, एक बार तुम सेट हो जाओगे उसके बाद तुमको ज्यादा काम वाम नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली सरकारी नौकरी की जो भूख है वो इसीलिए है। और मेट्रो सिटीज को छोड़ दें, मेट्रो सिटीज को छोड़ा जाए, जो आप स्टार्टअप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, अभी भी जो हमारे दूसरे शहर हैं, बिहार हो गया, जो छोटे राज्य हैं जहां पर लोग खूब पढ़ रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा, उनका सारा फोकस सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही है, वो स्टार्टअप की तरफ नहीं सोच पाते। लेकिन अगर 6.5 लाख 7 लाख बच्चे आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जॉब तो 600 भी जॉब नहीं है, तो वो 6 लाख में से अगर 600 लोग को नौकरी मिल भी गई, तो जो बाकी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो उसी पढ़ाई को करके आया है, तो वो क्या नौकरी करेगा? जो प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है। तो वही है, जॉब्स को लेकर एजुकेशन, बेसिकली मुझे तो यही लगता है कि जो एजुकेशन है हमारी, जो बेसिक प्राथमिक शिक्षा है जो हमारी, वहां से हम लोग को ये काम करना पड़ेगा, तब जॉब मेंटेलिटी भी ठीक होगी। मॉरल्स हम लोग को दोबारा से डालने पड़ेंगे। मैंने अपने समय में मॉरल एजुकेशन नाम की एक किताब थी हमारे यहाँ, हम पढ़ते थे उसको। अब वो बच्चों की सिलेबस में कहीं दिखती ही नहीं है मॉरल एजुकेशन। तो मॉरल एजुकेशन गायब हो गई है। मोरालिटी अब कहीं से मिल गई, पेरेंट्स से मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज वो चीजें बिल्ड नहीं हो पा रही हैं। कुछ यही हाल है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना चाहती है, वो अपना थोड़ा पीछे हट के प्राइवेट सेक्टर को शायद इसलिए आगे ला रही है ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़े, लोगों के अंदर जिम्मेदारी बढ़े। सरकार तो खुद से पैदा कर नहीं पा रही है, लोगों का दिमाग नहीं सुधार पा रही कि भाई अगर आप सरकार में भी काम कर रहे हैं तो आपको जिम्मेदारी से ही करना होगा। वो चीज बिल्ड करनी बड़ी मुश्किल हो पा रही है। बिल्कुल, लेकिन मोरालिटी की जहां तक बात है, बच्चों में तो ठीक है, लेकिन क्या संदीप जी ये जरूरी नहीं है कि पहले पॉलिटिशियंस में मोरालिटी लाए, और शायद ये जिम्मेदारी हमारी भी है, हम ही चुनकर उन्हें आगे तक भेजते हैं। तो ओवरऑल जो लोग हैं उन्हें ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहा है हर साल और वो नहीं दे पा रहा है, तो भी उन्हीं की सरकार कैसे आ रही है, किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए गीता जी, चीज आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हकीकत यह है जब हम पॉलिटिशियन को चूज करते हैं, उसको वोट करते हैं, तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो कितना एजुकेटेड है, उसका विजन क्या है, वो हमें क्या दे सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं वो किस धर्म से आया है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो हमारी जाति से है या नहीं है।
तो यहीं पे वो सारी चीजें धाराशाही हो जाती हैं। और आपको बता दूं, ये दोनों चीजें देखने में हम ऐसे ऐसे लोगों को जिता देते हैं। आप मीडिया से आपने गोपाल कांडा का नाम सुना होगा। गोपाल कांडा आज की तारीख में हरियाणा में विधायक है, जनता ने उसको चुन के भेजा है। जबकि एक एक आदमी जानता है कि गीतिका शर्मा केस में किस तरीके से उसने, और क्या नहीं जानता लोग उसके बारे में। तो हमें ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। हमें देखना पड़ेगा कि चाहे वो मुस्लिम समाज से आता हो, चाहे वो हिंदू समाज से आता हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम होने का मतलब हर कोई दाऊद इब्राहिम नहीं हो सकता। मुस्लिम होने का मतलब आप कलाम साहब भी हो सकते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम चूज किसको कर रहे हैं, उसके पास विजन क्या है, वो हमें क्या दे सकता है। बिल्कुल। संदीप जी, एक और सवाल मैं करना चाहती हूँ। हम अगर पॉलिटिशियंस की बात करें, अभी जैसे हम अपने प्रधानमंत्री की बात करें, उनको देख के लगता है कि वो ये चाहते हैं कि लोग उनकी बहुत ज्यादा सराहना करें, उनको बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग ऑलरेडी उनकी है, अब जैसे स्टेडियम का नाम भी रखा। लेकिन क्या इस तरह के काम वो कर रहे हैं कि किसी पॉलिटिशियन को भगवान मान ले लोग? इस तरह के काम क्यों नहीं करना चाहते पॉलिटिशियंस कि वाकई लोग उन्हें सही रीजन की वजह से याद रखें? देखिए, बहुत अच्छा और बहुत गहरी बात गीता जी आपने कह दी है। हिंदुस्तान में हर कोई चाहता है कि उसको पूरा नेम और फेम मिले। जिस तरीके से हमारे यहाँ क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भगवान की उपाधि दे दी जाती है, इसी तरीके के महत्वाकांक्षी लोग, एक तो मैं आपको बता दूं, पॉलिटिक्स में मोस्टली लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। उनको नेम फेम सबको चाहिए होता है। रूट पे लेकर कोई भी काम नहीं करना चाहता। उसको बनते ही गाड़ी, बंगला, कोठी, सिक्योरिटी, पुलिस फोर्स, गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए सब चीजें चाहिए। फिर एक कैटेगरी बननी स्टार्ट होती है कि ये छोटा नेता है, ये बड़ा नेता है, ये उससे बड़ा नेता है। तो जब ये कैटेगरी बननी स्टार्ट हो जाती है तो आदमी उस मुकाम पर पहुंचना चाहता है जहां उसको याद किया जाए, जहां उसकी तुलना नेहरू जी से की जाए, लाल बहादुर शास्त्री से की जाए। लोग तो आजकल चरखा पकड़ के भी बैठने लगे हैं, गांधी जी के बराबर लगने की भी कुछ लोगों ने कोशिश की है। और आपको मालूम है, जो गुजरात के स्टेडियम की आपने बात की है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी गुजरात से आते हैं, और ये कोई दो राय नहीं कि मोदी जी का विजन बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत कुछ दिया भी है। लेकिन कुछ चीजें जब नेगेटिव हो जाती हैं तो वो नेगेटिव चीजें दिखने लगती हैं, पॉजिटिव चीजें दिखना बंद हो जाती हैं। मोदी जी का ही ये सोच था कि हर किसी का अकाउंट होना चाहिए। पहले शहरों में जो लोग मान लिया बिहार से आया है, यूपी से दिल्ली गया, उसको अकाउंट खुलाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लोगों को पकड़ के बैंक ले जाना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में वो खुलवा सकता है। पहले हम कोई नौकरी के लिए फॉर्म भरते थे, हमें ऑफिसर्स के पास, सरकारी लोगों के पास चक्कर लगाने पड़ते थे उनको अटेस्टेड कराने के लिए। मोदी जी ने देखा ये चीजें जरूरी नहीं है, वो आदमी अपनी फीस डिपॉजिट कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, सेल्फ अटेस्टेड कर सकता है। इतनी छोटी चीजें मैं कहता हूं कि जो फॉर्म भरने वाला था उसने भी नहीं सोची होंगी, लेकिन ये चीजें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोची। हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो धारा 370 थी वो खलती थी, और ना केवल मोदी जी को, देश के हर आदमी को खलती थी। बताओ, आपको और हमें भी प्रॉब्लम होती थी यार, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन कुछ चीजें ओवर हो जाती हैं, जिस तरीके से स्टेडियम वाली बात आ गई, ये चीजें बाद की होती हैं। आप इस दुनिया से चले जाओगे, हिंदुस्तान आपको अपने आप याद रखेगा, अपने आप आपके नाम पे स्टेडियम बनाएंगे। लेकिन इसके पीछे गीता जी एक चीज और क्लियर कर दूं, एक चापलूसी होती है राजनीति में। चापलूसी बहुत बड़ी चीज है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं रूपानी जी, वो भी ये दिखाना चाहते हैं कि वो मोदी जी, मेरे से बड़ा आपका कोई भक्त, मेरे से बड़ा आपका कोई चाहने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो पद मिलते हैं, जैसे गवर्नर का हो गया, मुख्यमंत्री का हो गया, ये भी कृपा से मिलते हैं। तो वो कृपा बनी रहे, इसलिए इस तरीके के डिसीजन कई बार होते हैं। बिल्कुल, लेकिन कृपा जनता की भी बनी रहे, इसके लिए भी तो पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है।